यूपीएससी में कोई नोट्स, कोई बुक काम नहीं आएगी। अगर मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि ये मेरे नोट से पढ़ लेना आईएएस बन जाओगे, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, खुले मंच पे कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। यूपीएससी इंटेलेक्चुअल एग्जाम है, यहां रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं। डिमांड सप्लाई को समझने की कोशिश करो। ये बेसिकली सिचुएशन बेस है, क्योंकि तुम्हें सिचुएशन के अंदर ही निर्णय लेने होंगे, सिचुएशन के अंदर ही निर्णय लेने होंगे। और जब तुम इस चीज को समझ पाओगे तभी तुम एक अच्छे ऑफिसर बन पाओगे, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन, तुम सोच रहे हो कि जाके तुम जन्नत में बैठोगे, चक्की के पार्टों के बीच में होता है। अनटिल अनलेस जब तक तुम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं पहुंच जाते या आईजी रैंक पे नहीं पहुंच पाते, भाई साहब नौकरी बचानी मुश्किल होती है, नौकरी बचानी मुश्किल होती है। जब तुम फील्ड से बाहर आ जाते हो, यानी डायरेक्टली जब तुम्हारी सोसाइटी से कांटेक्ट नहीं है, तभी तुम सेफ हो पाते हो। जब आईजी रैंक पे पहुंच गए, अब यार रिपोर्ट आ रही है, एसएसपी से रिपोर्ट मंगवा लो, डीआईजी लेवल पे पहुंच गए या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पहुंच गए, तब जाके तुम्हारी नौकरी सेफ होती, तब तुम थोड़ा सा आनंद उठा पाते हो। उससे पहले की जो नौकरी होती है बहुत खतरनाक होती है। मतलब समझ लो जैसे जीभ अपनी दांतों के बीच में अपनी जो है अस्तित्व बचाए रखती है, वैसे तुम्हें बच के रहना है। माफिया, नेता, समाज के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब कोई ऐसे दांतों की तरह कट 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 भागेगा और तुम्हें जीभ की तरह बचते रहना है, जैसे जीभ बचती है। और कई बार क्या होता है, दांत के नीचे आ जाती है जीभ, फिर देखो कैसे रस आता है, वैसे ही होगा। आप लोग गलत कर रहे हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, डिस्कशन को लिखिए। मैंने कहा 2 तरीके से निर्णय होते हैं। सामने तुम्हारे एग्जाम्पल, इतनी जल्दी भूल रहे हो, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा ये मैं तुम्हें बता दूंगा, उसको हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनर्शिया है, स्प्रिंग थ्योरी बताई थी ना, देखो सामने प्रूव कर रहा हूं। एक होता है जो तुम्हें प्रशासन लेने के लिए कहता है मैनुअल के हिसाब से, दूसरा अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं, अंतरात्मा और चेतना के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। एथिक्स तुम्हें यही सिखाएगा कि कई बार चेतना के आधार पर भी निर्णय लेने होते हैं। इस ऑफिसर ने अगर चेतना के आधार पर निर्णय ले लिया होता तो इसके प्राण बचा लेते कि नहीं बचा लेते? तो यही तो तुम्हें सिखा रहा हूं। और इंटरव्यू क्या होता है, तुम लोगों को लगता है कि ये जीएस का सब्जेक्ट है, ये जीवन जीने का सब्जेक्ट है। इंटरव्यू में तुम्हारे सामने सिचुएशन रख दिए जाते हैं और सिचुएशन में वही डिसीजन ले पाता है जिसके पास त्वरित बुद्धि होती है, जिसके प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है। और तुम सोच रहे हो कि कोई रट के तुम इस सब्जेक्ट के टॉपर बन जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई, एक्टिव लर्निंग की। और मैंने उस दिन भी क्या कहा था, तुम एक बार में नहीं सीखोगे, तो अभी आज समझाया है। कल वो जो नीम बाहर लगी हुई है ना, इसकी छड़ी लेकर आऊंगा, उल्टे हाथ पे एक आध मार दूंगा, अगले दिन से नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे। और मैं मार दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम सुन के कुछ नहीं सीख पाओगे। अभी पढ़ाया, अभी पूछा, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम देखो कितने आराम से बैठे हो। और आपको मेरी हर बात लिखनी है। यही जब लिखोगे तो तुम्हें शब्द मिलेंगे। आज जैसे कॉन्शियस डिसीजन एक हमने वर्ड देखा, तो कॉन्शियस डिसीजन क्या होते हैं? क्या कॉन्शियस डिसीजन हमेशा सही होते हैं? और अगर हमने कॉन्शियस डिसीजन ले लिया और हमारे ऊपर एक्ट हो गया, तब हम क्या करेंगे? ये इसी एक शब्द से कई प्रश्न निकल सकते थे। और जब ये प्रश्न निकलने शुरू हो जाएंगे, तब जब टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ाएगा, तब तुम्हें मजा आने लगेगा। 90% बच्चों को यह समझ में नहीं आता हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। जीएस पेपर 1 में ही हिस्ट्री क्यों रखी गई, सोसाइटी क्यों रखी गई, ज्योग्राफी क्यों रखी गई, 3 में क्यों नहीं रखी गई? कितने लोग इसका जवाब जानते हैं कि जीएस पेपर 1 में ही हिस्ट्री क्यों रखी गई, सोसाइटी क्यों रखी गई और ज्योग्राफी क्यों रखी गई? कैसे? जीएस पेपर 1 से ही पढ़ाई की शुरुआत होती ना, कायदे से। ऐसे ही हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी मुझे जवाब दें, जीएस पेपर 1 में ही क्यों रखा? अच्छा ये बताओ, कभी सोचा इससे पहले? लूडो खेला होगा, चिट निकाली होगी, अच्छा पेपर 1 में, अच्छा रख देते, चलो इसको रख देते हैं। क्यों रखा? अगर ऑफिसर बनाना था तो ऑफिसर बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एथिक्स और इंटीग्रिटी पेपर 1 में रखना चाहिए था कि ऑफिसर के अंदर ये गुण होंगे, एथिक्स होगी, इंटीग्रिटी होगी, तो इसको पेपर 1 में रखो। इतिहास बाद में पढ़ा लेना।
और जब भूगोल रखा तो अर्थव्यवस्था रखनी चाहिए थी, इंडियन सोसाइटी क्यों रखी? चलो सब लोग जवाब दो। इससे पहले कभी सोचा कि नहीं सोचा है, पहले बताओ। नहीं सोचा ना? पहली चीज लिखो, यूपीएससी पढ़ने का नहीं सोचने का नाम है। लिखो ये। पुरानी यूपीएससी और नई यूपीएससी में अंतर समझो, पहले ये बता देते तुम्हें। पुरानी यूपीएससी में ज्यादातर लोग ऐसे तैयारी करते हैं, अभी भी बहुत कोचिंग ऐसे तैयारी कर रहे हैं। पुरानी यूपीएससी, यूपीएससी फुल फॉर्म जानते हो क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक और है इसका नाम, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। अंदाजा ही नहीं लगता क्या करेगा। तो इसीलिए पुरानी यूपीएससी और पुरानी यूपीएससी में लोग कहते थे पढ़ो ज्यादा, रटो ज्यादा, लिखो ज्यादा। तो पहले क्या दो ऑप्शनल हुआ करते थे, फिक्स सिलेबस हुआ करता था, दे रट्टे पे रट्टा, रट्टे पे रट्टा, और जो ज्यादा छाप देता था उसके मार्क्स आ जाते थे। अभी न्यू यूपीएससी है, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसको चाहिए क्या? 21st सेंचुरी का जो भारत है, जो कि विश्व गुरु बनने की अरमान रखता है, 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखता है, उसकी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने वाले ऑफिसर चाहिए। कैसे ऑफिसर चाहिए? जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को डील कर सकें। अब 21st सेंचुरी, जरा इससे पहले वाले में चले जाओ तो दुनिया में केवल दो पोल थे, एक यूएस था और एक यूएसएसआर था, रशिया। तो केवल दो महाशक्तियां थी, पॉलिटिक्स भी बराबर चलती थी। बाद में 1991 के बाद पूरी दुनिया में एक ही शक्ति बची, अमेरिका। माई बाप वही था पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में एक ही मुद्रा सबसे ताकतवर थी, डॉलर। ठीक है, तो डॉलर सुप्रीमेसी थी। दुनिया की सारी संस्थाओं के मालिक कौन बैठे हुए थे? यूरोपियंस, अमेरिकन थे। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ, कुछ भी हो, सारे नियम कानून कौन बनाता था? अमेरिका। पूरी दुनिया में सारी किसकी कंपनियों की तूती बोलती थी? अमेरिका। तुम अपने कंप्यूटर का विंडो इस्तेमाल करो, किसका? बिल गेट्स का। फेसबुक इस्तेमाल करो, किसका? मार्क जुकरबर्ग का। दवाई फाइजर की खाओ, किसकी? अमेरिका की। दुनिया, पूरी दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हैं, जीपीएस सिस्टम किसका? अमेरिका का। तुम अपने यहां, तुम्हारे यहां कोई भी मूवमेंट हो रहा है, अमेरिका बैठ के देख रहा है। हमारे यहां एक परमाणु, एक मूवी आई थी पोखरण करके, उसमें देखना कि वो 24 घंटे में सैटेलाइट आके हमें चेक करता था, तो हमारे वैज्ञानिक छुप छुप के जो है वो परमाणु पोखरण का परीक्षण करते थे। अमेरिका देख रहा है। सोचो तुम यहां बैठे हो, अमेरिका देख रहा है। तो माई बाप वही था। 21st सेंचुरी में आज सोशल मीडिया हो चुका है। अपनी बात कहने के लिए आपको कहीं थाने नहीं जाना है, सोशल मीडिया ट्विटर पे चिपका देना है, लोग अपने आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 21st सेंचुरी का चैलेंज बिल्कुल अलग है। यूथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, रोबोटिक्स है। इंसान का काम कौन कर रहा है? मशीनें कर रही हैं। तो अभी जॉब नेचर भी क्या हो गए? बदल गए हैं। पहले 10 मजदूर लगते थे गड्ढा खोदने के लिए, अभी अचानक से एक जेसीबी आती है, तर 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 खोद खाद के खत्म, पता भी नहीं चला। 10 लोग का रोजगार खा गई कि नहीं खा गई? और अगर रोजगार लगाओगे तो लोग आपको गालियां देंगे, अरे एक नाली नहीं खोद पा रही इनकी। अब आप भी फंसे हो, आप भी चाहते हो जल्दी जल्दी काम हो। तो अभी क्या है? 21st सेंचुरी के चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। आज भारत खुद अपने आप में एक शक्ति है, चाइना एक शक्ति है। ठीक है, दुनिया भर के देश तेजी से उभर रहे हैं, छोटे छोटे देश उभर रहे हैं, नए नए संगठन बन रहे हैं। तो अभी क्या है? 21st सेंचुरी के चैलेंजेस अलग हैं। तो इनको इस तरह का ऑफिसर चाहिए जो 21st सेंचुरी को डील कर सके। तो नई यूपीएससी क्या कहता है? नई यूपीएससी का फॉर्मूला कहता है पढ़ो ज्यादा, लिखो ज्यादा, सोचो और ज्यादा, सोचो और ज्यादा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सोचो और ज्यादा। तो सोचो और ज्यादा का मतलब होता है थिंक अबाउट व्हाई दीज आर, ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज हैपनिंग। कोई चीज हो रही है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है,
वो लॉजिक तुम ड्राइव कर लोगे। सोचने का मतलब क्या हो गया? लॉजिक ड्राइव करना। यानी अब वो कह रहा रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आने वाले, अब आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। और लॉजिक कैसे डेवलप होता है? क्वेश्चन पूछने से। क्वेश्चन हमने क्या पूछा? कितने लोगों ने लिखा? ये फॉर्मूला लिख लिया? कितने लोगों ने? कितने लोग नहीं लिख पाए अभी एक्टिव? अभी देखो 1 घंटे में तुम्हें थका देता हूं, मेरी हर बात मुझे चाहिए, मैं कॉपी चेक करूंगा अभी, ठीक है। फिर मैंने वर्ड यूज किया सोचने का मतलब लॉजिक ड्राइव करना। लॉजिक कैसे ड्राइव होता है? हाउ लॉजिक ड्राइव? आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने से पहले शुरुआत होती है। अब मैंने ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया क्योंकि आपकी पढ़ने की आदत नहीं है। आप 12-14 साल एक ऐसे सिस्टम में पढ़ के आए जहां आपने मास्टर से क्वेश्चन पूछा और मास्टर ने आपको ठोका, बस बराबर होती, बस हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, यही सिलेबस है, ज्यादा विद्वान ना बनो, ठीक है। ऐसे बात होती जैसे आपने 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा, पहली बात तो साथ वाले तुम्हें शर्ट पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, चल बैठ, ज्यादा मास्टर अभी और देर तक पढ़ाएगा, मास्टर पागल हो रखा, छुट्टी का टाइम हो रहा है, चलने दे। और फिर मान लो साथ वाले नहीं रोका तो पता चला मास्टर साहब का मूड खराब पड़ा है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, उनकी पकड़ से बाहर है, आपको या तो डंडा पड़ गया, डांट पड़ गई, तो वो क्या हुआ? आपका लॉजिक मर चुका है। अब आपको यहां जनरेट करना है। तो मैं ही एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी क्यों रखी गई? लूडो खेल के, चट निकाल के क्यों रखी गई? ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है और यहीं से अब याद, मैंने तुमसे पूछा क्यों रखी गई, तो मेरी क्लासेस में याद रखना प्रश्न पूछना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तुम्हारा फंडामेंटल राइट तुम्हें प्रश्न पूछा कर, लेकिन याद रखना प्रश्न लॉजिकल होने चाहिए, प्रश्न डोमेन से होने चाहिए। तो अब हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी क्यों रखी गई, ध्यान से समझो। याद है मेरी पहली क्लास मैंने तुमसे कहा था यू आर योर ओन सिलेबस। नहीं लिखा तो लिख लो फिर से, आप ही स्वयं का सिलेबस हैं। जिस दिन तुमने खुद को पढ़ना समझना शुरू कर दिया उस दिन यूपीएससी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यू आर योर ओन सिलेबस, यूपीएससी में याद रखिएगा। अब आ जाओ, आप इस समाज का हिस्सा हैं, ठीक है, इस समाज का हिस्सा है, ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास अपनी एक सोच है, आप चाहे किसी लड़की हो लड़का हो, जेंडर के हिसाब से, तो लड़कियों का समाज अलग है, समाज के लेयर्स देखो, लड़कियों का समाज अलग है, लड़कों का समाज अलग है, लड़कियों की समस्याएं अलग है, लड़कों की समस्याएं अलग है, लड़कियों की अपॉर्चुनिटी अलग है, लड़कों की अपॉर्चुनिटी अलग है। समाज और इस देश का नजरिया लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए। ये देश तो अभी भी ऐसे कहता है किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके कपड़ों पे ही क्वेश्चन उठा देता है कि अगर ये कपड़े नहीं पहनती ऐसा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उस भेड़िए के बारे में बात नहीं करता जो खुलेआम घूम रहा है, उसी परिवार से है। ये राष्ट्र अभी भी लड़कियों से अपने क्वेश्चन पूछ रहा है, उस लड़के से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जिसने ये गलत किया, उसको बचाने के लिए 10 लोग आ जाते हैं। तो अभी क्या होगा कि हमारे समाज में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको मान लो तुम एक व्यक्ति के रूप में जो कि हमारे संविधान की बेसिक यूनिट हो, तुम पीपल हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तुम वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो। तो हम जो व्यक्ति के रूप में होते हैं, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, शर्म या गर्व, कुछ भी हम कहें, वो हमें कहां से प्राप्त होती है? हम कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं है ना कि हमें सबका हाथ पकड़ते घूमेंगे, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हाथ दे दीजिए अपना, या हम सबसे पूछेंगे गोला पे क्या हो रहा है। हम ऐसा है कोई इस क्लास में? ऐसा कोई है कि हम हाथ पकड़ के अपना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? कोई नहीं है ना। आप एक प्रोसेस से गुजरे हो, 10-12 पास किया होगा, इसी समाज से आए हो, तो जब आपने जो कुछ भी सीखा, चाहे आपने पैट्रियार्की सीखी, आपने मैट्रियार्की सीखी, लड़कियों की इज्जत करनी है, बेइज्जती करनी है, जो कुछ भी आपने सीखा, गुरु का सम्मान करना है, अपमान करना है। बहुत से ऐसे बच्चे होते मास्टर पीट देते हैं, मास्टर साहब ने डांट दिया, अगले दिन चाकू लेके पहुंच गए, दिया गुप्ती पेट के अंदर, तो मास्टर साहब कहा भैया आप कभी ना किसी से कुछ कहेंगे हम। ऐसे भी आपने सुना होगा, आपने भी कई प्रयास किए होंगे मास्टर साहब को कई अलंकृत भाषाओं से नवाजने का। तो क्या हो रहा है, ये सब कहां से आ रहा है? ये हमें हमारे एक लंबे इतिहास से हमें पता चल रहा है, ठीक है, लंबे इतिहास से हमें पता चल रहा है। तो जो हिस्ट्री होती है ये इस इंडिविजुअल को फीड करती है। ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे हमारे घर में कोई चीज होती है, मान लीजिए आपके घर में व्रत है, उपवास है, त्योहार है, तो आपने कभी उसमें प्रश्न नहीं पूछे, वो आपको क्या हुआ है,
आपके पिताजी, आपकी माताजी, उनकी माताजी, आपने मान लो बहुत से परिवारों में तीज का त्योहार है, बहुत से परिवारों में करवा चौथ होता है, कई परिवारों में करवा चौथ नहीं मनाया जाता, होता है। तो महिलाओं को बताया जाता है कि भाई कौन सा हमारे, तो वो क्या होता है, वो शादी के बाद आई, जो सास ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, उसको अडॉप्ट कर लेती है। वो उसकी सास ने बताया था, वो उसकी सास ने उसको बताया था। तो ये क्या है, ये इतिहास है। यानी हम जो परंपराएं गर्व या अभिमान, जैसे बहुत से लोग भारतीय परंपराओं पे गर्व करते हैं, वैदिक परंपराओं पे गर्व करते हैं, कई ऐसे हैं जिनको सही ज्ञान नहीं है, वो पश्चिमी सभ्यता पे गर्व करते हैं, भारतीय सभ्यताओं को अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, सपेरों का देश बताना शुरू कर देते हैं, या इंडिया में कुछ नहीं है, सब कुछ वेस्टर्न है। तो वो वेस्टर्न को आंख मूंद के अपनाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पे शर्म होता है। मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपने देखा कि ये सब कुछ जो हमने गेन किया है वो अपने इसी इतिहास से गेन करना शुरू कर दिया। क्लियर है? अच्छा, तो हमें हिस्ट्री क्या बताती है, जो हमारे अंदर फीड है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो चीजें हम समझ रहे हैं, वो चीज हमें समझने के योग्य बनाती है, या हम उसको ग्रहण करते हैं। इंडिविजुअल ये किसमें है, ये समाज में, क्योंकि इसी इंडिविजुअल के सेगमेंट से क्या बनेगा, समाज बनेगा। लेकिन एक दूसरी भी चीज है, जो भी हम खाते पीते हैं, ठीक है, जो भी हम हैं, जो हमारा पहनावा है, जो हमारी संस्कृति है, जो इतिहास को समृद्ध करने का काम करता है, वो कौन करता है, ज्योग्राफी करती है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई हरियाणा से होगा, कोई गेहूं खाएगा, ठीक है, आटा रोटी, कोई राजस्थान से होगा तो दाल बाटी चूरमा उसका होगा, कोई बंगाल से होगा तो मच्छी भात उसका होगा। तो आप में से गलत कौन, सही कौन है, सब सही है। कोई साउथ से अगर है तो वो क्या खाएगा, वो अपना चावल से बना हुआ रसम, डोसा, इडली, ये उसका भोजन होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो, और इसकी वजह से कि मेरा समाज क्या है, विविध है, हमारी सोसाइटी कैसी है, डाइवर्स है, ठीक है। आपका त्योहार अलग हो सकता है, आपका त्योहार अलग हो सकता है, आपके यहाँ वही त्योहार मनाने का तरीका अलग हो सकता है। मान लीजिए बिहार में चले गए तो वहां छठ मनाई जा रही है, लेकिन उसी के बगल उत्तर प्रदेश वहां दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। बिहार में मुख्यतः कौन से त्योहार मनाया जाएगा, छठ बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, कहीं पोंगल है, कहीं बिहू है मुख्य त्योहार के रूप में। तो ये कौन कौन इसको तय करता है, ये ज्योग्राफी तय करती है। ज्योग्राफी के अंदर होता है क्लाइमेट, यानी जलवायु। तो आप किस रूप में रहेंगे, यहां तक कि ज्योग्राफी हमारी संस्कृतियों को प्रभावित करता है। ज्योग्राफी बहुत पावरफुल है। तुम एक योद्धा बनोगे या तुम एक शांतिप्रिय बनोगे, ये भी ज्योग्राफी ही रहेगा। दुनिया में बुद्ध कहीं और क्यों नहीं पैदा हुए, जैन कहीं और क्यों नहीं पैदा हुए, अहिंसा के सबसे बड़े सिद्धांत भारत में क्यों आए, कभी सोचा तुमने? और यहीं से क्यों गया? दुनिया के सबसे क्रूर आक्रांता स्टेपी से क्यों आए? चाहे तुर्क हो, मुगल हो, मंगोल हो, कोई भी हो, वो स्टेपी एक ही जलवायु क्षेत्र से आए। नोटिस करके देखना, वो सब स्टेपी क्षेत्र से आए थे। अफगानिस्तान से होते भारत को क्रॉस करते हुए जितने भी क्रूरतम आक्रांता जो बड़े बड़े कत्ल कर रहे हैं, वो उसी एक क्षेत्र से क्यों आए? तो वहां पे क्या है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि वो बहुत हार्श होता है, और वहां सर्वाइवल के लिए आपको युद्ध करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि रिसोर्स कम है। वहां की ज्योग्राफी आपको ज्यादा अच्छे मिट्टी नहीं दे रही, आपको ज्यादा अच्छा अन्न नहीं दे रही है, नदियां नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, संसाधन नहीं है, आपके पास धन नहीं है। तो आप क्या हुए, आपका धीरे धीरे जो समाज है वो कबीलों के रूप में डेवलप हो गया, और एक कबीला दूसरे को कबीले के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहा है, और जब आक्रमण कर रहा है तो फिर वहां युद्ध के कोई नियम नहीं बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो धर्म युद्ध नहीं है, वो तो सर्वाइवल के लिए युद्ध है। तो औरतें बच्चे सब क्या हो गए, कमोडिटी हो गए, युद्ध में लूटा हुआ सामान हो गए। तो वहां पे क्या है, वो जब युद्ध करेंगे तो बहुत बर्बर युद्ध करेंगे, क्योंकि वो उनकी क्लाइमेट उनको तय कर रही है। भारत की बात करें, 8 तरह की मिट्टी, 15 तरह की जलवायु, 2 तरह की नदियों का तंत्र, सदा नीरा नदियां हमारे पास, पर्वत हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, मैदान हमारे पास, जलोढ़ मैदान हमारे पास हर तरह की मिट्टी, हर तरह की जलवायु है, हर तरह की वनस्पति है, धन धान्य से भरपूर है। आर्यावर्त कहा गया इसको, जम्बू द्वीपे कहा गया, पर्णपाती वन हमारे यहाँ, सदा हरित वन हमारे यहाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे यहाँ, माउंटेन फॉरेस्ट हमारे यहाँ, ठीक है, मैंग्रोव हमारे यहाँ, सब कुछ हमारे यहाँ। तो प्रकृति ने भर भर के भारत को दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हमारे यहां,
तो वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां के वनस्पतियां हमारे यहां। अरावली पार करते ही थार डेजर्ट हमारे यहां। समुद्र के साथ जुड़ता हुआ तटीय जलवायु हमारे यहां। वर्षावन हमारे यहां। पर्वतीकृत वर्षा हमारे यहां। विशाल नदियों के द्वारा लाए गए मैदान हमारे यहां। तो इतना जब सब कुछ भरा है तो मुझे सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी नहीं है। तो जब मुझे सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे भूखमरी से नहीं लड़ना है, मेरे पास कोई भी मिट्टी है, मुझे एकदम लहलहाती फसलें आ रही हैं। भारत की 42% मिट्टी जलोढ़ है, एलुवियल है, यानी नदियां हर साल उसको क्या कर देती हैं, नया कर देती हैं। नदियों का उद्गम क्षेत्र है हमारे यहां, सब कुछ है। तो अब इससे क्या हुआ, जो हमारी धरा है वो धन्य धान्य से भरी हुई है। तो मैं अब युद्ध क्यों करूंगा जब मेरे पास रिसोर्स है? युद्ध का पहला ही नियम है कि आपके पास रिसोर्स कम होते हैं। युद्ध होता ही सबसे पहले रिसोर्स कैप्चरिंग के लिए होता है, कि आपको संसाधन हड़पने हैं। और जब आपके पास अकूत संसाधन है, वन है, पशु पक्षी है, हर तरह की जलवायु है, क्या नहीं आपको आपके पास है, तो फिर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जब आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, अपना जो दिमाग है वो उन्नति की तरफ लगाएंगे। और जब उन्नति की तरफ लगाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे। जब प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चलेगा जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य ढूंढने के प्रक्रम में आप वेदों की रचना करते हैं, आप ग्रंथों की रचना करते हैं, आप सिद्धांतों की रचना करते हैं। और यही कारण था, भारत जो था वो प्राचीन भारत, वो क्या था, पूरी दुनिया में ज्ञान के गुरु के रूप में जाना गया। ये हमारी खूबसूरती रही है। तो हमारा समाज कैसा होगा, ये बहुत अधिक कौन तय करता है, भूगोल तय करता है, जलवायु तय करती है, क्लाइमेट तय करता है। अच्छा, तो इसको जीएस पेपर 1 में क्यों रखा गया, जहां से आप एंट्री करते हैं? वो इसलिए रखा गया, क्योंकि आप कानून किसके लिए बनाओगे, इन्हीं लोगों के लिए ना। और ये अपने इतिहास और अपने भूगोल दोनों से प्रभावित हैं। मान लो मैं एक कृषक हूं, किसान हूं। मैं किसान क्यों हूं? मैं रेगिस्तान में होता तो मैं किसान होता नहीं होता, क्योंकि मेरे पास अच्छी जमीन है। मेरी जमीन जो है वो क्या कर रही है, खूब उपजाऊ अन्न पैदा करी। मैं पंजाब में रहता हूं, जहां पंज आब, 5 नदियों का जल, और नदियां सिर्फ जल नहीं लेकर आती हैं, नदियां दोआब बनाती हैं। नदियां एलुवियल सॉइल लेकर आती, मिट्टी लेकर आती है अपने साथ, बड़ी उपजाऊ होती है वो मिट्टी। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर। तो मैं इकोनॉमी भी किसकी जनरेट करूंगा, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, अपने क्लाइमेट के हिसाब से। मेरा पहनावा, त्योहार, रंग रूप किसके हिसाब से होगा, मेरे क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये जो 3 बेसिक यूनिट्स हैं, तो मेरे भाई आगे चलकर कानून बनेंगे तो इसी समाज के लोगों के लिए बनेंगे। जो इकोनॉमी डेवलप होगी किसके लिए बनेगी, इसी समाज के लोगों के लिए बनेगी। और ये जो पेपर 1 है बताता है कि ये समाज के लोग कैसे प्रभावित होते हैं। अगर कोई ये कहे कि फलाना लड़की नहीं पढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी पैट्रियार्कियल सोसाइटी का हिस्सा है, जो अपने इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। और उसका इतिहास उसे कह रहा है कि एक समय ऐसा था कि भाई दूसरे आक्रांता आते थे, बेटियों को उठा ले जाते थे, इसीलिए बेटियों की कम उम्र में शादी कर दो। आज भारत स्वतंत्र हो गया, आक्रांता चले गए, लेकिन उसने क्या किया, उसको परिवार की परंपरा बना ली कि नहीं बना ली, कि भाई बेटियों की ज्यादा उम्र नहीं पढ़ाना है, जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दें। इसको हम लोग बाल विवाह कहते हैं, चाइल्ड मैरिज। पढ़ो कभी इसकी कहानियां। तो वो परंपरा को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफिसर जाते हैं तो उनको यही समझाते हैं कि देखो ये इतिहास में कहां था, अभी क्या वो आक्रमण हो रहे हैं, क्या वो दुश्मन इस तरह से आ रहे हैं? तो कहते नहीं। तो बोले अब क्यों अपना रहे हो तुम, आज तो भारत स्वतंत्र है, भारत में संविधान का शासन है, तो बेटे और बेटी को दोनों को पढ़ने का मौका दो। क्लियर है? तो आप ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो एक जो समाज में एक व्यक्ति होता है या जो समाज होता है, वो अपने इतिहास और अपने भूगोल से लगातार प्रभावित होता रहता है। जैसे आप हॉस्टल में आएंगे, आप में से कोई ऐसी जगह से जहां चावल खाया जाता है, मान लो बिहार से हो, बंगाल से हो, तो वहां भात तो खाना ही खाना है। अब हॉस्टल में पता चला कि रोटी मिल रही है, तो आपको देखो ईमानदारी से बताना परेशानी होती है। आप ऐसे बोलते हो कि अरे सर भात थोड़ा मिल जाता तो पेट भरा भरा लगता।
पेट ही नहीं भरा, जब तक चावल ना खाओ तब तक पेट नहीं भरता है। आप ये क्यों कह रहे हो? जबकि ना उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोटीन है, ना विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसा क्यों कहते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ एक ऐसे क्लाइमेटिक सिस्टम से आए हो जहां ये आपको खाना वहां पे चावल बहुतायत हो रहा है, क्योंकि वो तराई बेल्ट है, नदियों का पानी रुकता है और इसलिए वहां धान की खेती अच्छी होती है। तो वो आपके भोजन का हिस्सा बन चुकी है, वो आपके भोजन का हिस्सा बन चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आपने देखा पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है बड़े सोच समझ के रखे गए हैं कि आपको अगर बनना है तो आप अपने इतिहास से अपनी वैल्यूज लेते हो और अपने भूगोल से आप प्रभावित हो जाते हो। ठीक है, आप कौन सा त्योहार मनाओगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आप दिवाली की छुट्टी मुझसे नहीं मांगोगे, हर साल होता है। आप कहोगे सर छठ पे जाना है घर। कौन है यहां बिहार से? देखो इतने लोग हैं। तो आप ये नहीं कहोगे, बोले दिवाली में 1 आध दिन की दे दीजिए। जिनके यहां दिवाली मनाई जा रही है वो कहेगा सर हमारे यहाँ छठ नहीं मनाई जाती, हम तो सर दिवाली में हमें 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए, हम इस तारीख को जाएंगे, हमारी लंका लग जाती है क्योंकि हमें बड़ी लंबी छुट्टी करनी पड़ती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? आप हमेशा किसकी छुट्टी मांगते हो? छठ की मांगते हो ना? सर दिवाली की 1-2 दिन दे दीजिए लेकिन छठ की लंबी दे दीजिएगा। क्यों मांगते हो? क्योंकि वो त्योहार आपके यहां बड़े धूमधाम से लंबे समय तक मनाया जाता है ना? लेकिन किसके यहां छठ नहीं मनाई जाती? नहीं मनाई जाती। मांगोगे छठ पे छुट्टी? नहीं मांगोगे। तो यही भारत है, आप समझे? तो आप एज ए इंडिविजुअल अपनी संस्कृति और अपने भूगोल से प्रभावित रहते हैं। अब जब इस इंडिविजुअल की चुनौती तुम्हें समझ में आ जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा आखिर कानून तुम्हें बनाना किसके लिए है, सेवा किसकी करनी, गवर्नेंस किसको लेकर आओगे। जब तुम्हें समाज समझ में आएगा, मान लो किसी ऐसी क्षेत्र में, तुमने देखा होगा अगर आज जाके चेक करो कि जहां पे सेक्स रेशियो यानी लड़के लड़कियों का जो अनुपात है वो कम है, वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्राचीन समय में बहुत युद्ध हुए हैं। पानीपत का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र, जहां से आक्रांता भारत में प्रवेश करते हैं, जहां युद्ध होते हैं प्राचीन समय में। तुम देखोगे आज लड़कियों को वहां बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये स्टेट बड़े अच्छे हैं, इनकी जो इनकम है वो बड़ी अच्छी है। लेकिन महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों में तुम देखोगे यहां पे बड़ी कमी है। अब तुम कहोगे भाई लड़कियों को अधिकार देने के लिए पैसे चाहिए, इनके पास इनकी जो जीडीपी स्टेट की बड़ी अच्छी है, इनके पास अच्छा खासा पैसा, जाके चेक करना। लेकिन जब तुम लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात करोगे, सेक्स रेशियो की बात करोगे, तो तुम देखोगे यहां पर लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं है। लड़के और लड़कियों के चुनाव में जन्म के समय यहां लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब कहोगे इकोनॉमी भी अच्छी है, फिर ऐसा क्यों? तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इनकी जो परंपरा, जिस युद्ध क्षेत्र से ये गुजरे, जो इतिहास अतीत में है, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं, समाज को डिफाइन करती हैं वो। और ये हर जगह नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, वहां पे अलग तुम्हें सिचुएशन दिखाई पड़ेगी, साउथ चले जाओ वहां सिचुएशन अलग दिखाई पड़ेगी। तो चूंकि आपकी सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसीलिए जब सबसे पहले पढ़ा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर साल एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। सो तुम्हें क्यों पढ़ाया जाता है? क्वेश्चन तुम्हें होना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वेयर डाइवर्सिटी कम फ्रॉम? ये डाइवर्सिटी आई कहां से? और ये डाइवर्सिटी का मतलब केवल रंग रूप पहनावा यही तो नहीं है ना। देखो तुम भारत में साउथ का इंसान अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, उसके बाल अलग तरीके से होते हैं, कश्मीर का व्यक्ति अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या होते हैं, अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, मध्य भारत के लोग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं है? नाक अलग होती है, चेहरा अलग होता है, माथा अलग होता है, बाल अलग होते हैं, होता है कि नहीं होता है? ये विविधता है हमारी। तो आपको आगे चलकर जो पेपर 2 है वो आपको कहता है कानून बनाना है, संविधान बनाना है। किसके लिए? एलियंस के लिए, भारत के लोगों के लिए। और भारत के लोग कोई एक इकाई तो है नहीं। देखो तुम छठ की छुट्टी मांग रहे हो, वो दिवाली की छुट्टी मांग रही हैं। अभी मैं क्या करूं? मैं एक अधिकारी हूं, मैंने दिवाली की छुट्टी ज्यादा दे दी क्योंकि मैं दिवाली मनाता हूं। हमारे यहाँ छठ नहीं मनाया जा रहा है मान लो फॉर एग्जाम्पल, और मैंने छठ की छुट्टी एक ही दिन की दी, तो मुझ पर क्या आरोप लगाओगे? क्या आरोप लगाओगे?
कि सर इनजस्टिस हो रही है, हमारी क्लास में बिहारी बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा, बिहार से बहुत बच्चे, और आपने छठ की छुट्टी बहुत कम दी है, दिवाली लंबी छुट्टी दी। अब देखो लग गया आरोप, हो जाएगा। ऐसे ही आपको भी डिसीजन लेने हैं, ऐसे ही आपको भी डिसीजन लेने हैं ऑफिसर के रूप में। तो इसीलिए यूपीएससी कहता है पहले सोसाइटी को समझो। सोसाइटी एक लाइव कैरेक्टर है, एक प्ले है। यहां कौन गलत है, कौन सही है, क्या गलत है, क्या सही है। एग्जाम्पल लेता हूं एक छोटा सा, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, बिना शादी के एक साथ रहना। तो फेमिनिस्ट जो होंगे वो कहेंगे नहीं, ये तो नारी की स्वतंत्रता का, एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता का। अंत में घिसते पिटते सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आप बालिग हैं, वयस्क हैं, तो आप एक साथ रह सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि जो क्रूरतम हत्याएं हुई हैं, जो बहुत ही भयानक हीनियस क्राइम हुए हैं, वो इसी तरह से हुए हैं कि एक पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि शादी के साथ दो व्यक्तियों की शादी नहीं होती है, दो परिवारों, दो संस्कारों, दो संस्कृतियों की शादी हो जाती है कई बार। तो उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो शादी में नाच रहे होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए मियां बीवी झगड़े हुए तो लोग मनाने पहुंच जाते हैं, समझाने पहुंच जाते हैं। लेकिन लिव इन में क्या होता है, लिव इन में फेमिनिस्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक खुली समाज का, एक उदारवादी सोच का एक सेगमेंट हो सकता है। अब यहां सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, यहां सवाल है कि कैसे चीजों को किया जाना है, कैसे चीजों को किया जाना है। तो अब हीनियस क्राइम हो रहे हैं क्योंकि उसमें पेरेंट्स की भी रजामंदी नहीं थी, कोई सेव करने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। और आपने देखिए कितनी क्रूरतम हत्याएं हुई, लाश के टुकड़े टुकड़े, जिसको आप प्यार कर रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, और उसी को आपने टुकड़े टुकड़े करके कुकर में भर दिया, कुत्तों को खिला दिया। कैसी कैसी, मतलब जानवर भी सोचता होगा है बेकार में हमें जानवर कहते हैं, असली तो इधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति कर दी। तो अब ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, क्या चीजें हो रही हैं। तो अब समझ में आया कि पेपर में क्यों रखा गया इसको, राइट। डिस्कशन रहा आज का सही। तो अब सोचो कि समाज को तुम कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी को क्यों पेपर 1 में रखा गया, क्लियर है। तो इंडियन सोसाइटी को पकड़ने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत टिपिकल हो जाता है। डन। तो जिन लोगों ने आज नहीं लिखा वो इसको एज सुन एज पॉसिबल लिखें, दोबारा फिर से इसको सेंट्रलाइज स्टडी करें। डिस्कशन को अभी बहुत से लोगों ने आज नहीं लिखा, खासतौर पे तुम भी नहीं लिख रहे हो, इसको और ज्यादा लिखने की, वर्ड टू वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। जिस दिन तुमने टीचर के वर्ड टू वर्ड पकड़ लिए और फ्लो चार्ट बना दिया, उस दिन समझ लेना क्लास तुम्हारी है, क्योंकि इस डिस्कशन में बहुत सी चीजें निकलती हैं। हाँ, समाज के नियम नहीं होते हैं, समाज के लिए नियम होते हैं कि समाज सही तरीके से चल सके। क्योंकि समाज, अभी मैंने क्या बताया, विरोध, समर्थन, प्यार, घृणा, नफरत, जो भी चीजें आपको, सब इसी समाज के अंदर हैं। बुरे और अच्छे कहां से आते हैं, बाहर से तो आते नहीं हैं। सवाल है कि आपने क्या इनहेरिट किया है, आपने क्या लिया है अपने साथ, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। बस हो गया काम, ठीक है। तो ये सही रूप से चल सके, जो गलत करा उसको दंड मिल सके, सबके दायरे तय किए जा सके, तो इसके लिए क्या बना दिए गए, कानून बना दिए गए। कानून को कहने वाली किताब संविधान कहलाती है। उसमें सबके उत्तरदायित्व, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के बारे में बता दिया। अगर आप ये गलत करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर आप अपराध करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। ये सिंपल सा फंडा है, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट? चलिए फिर आज की डिस्कशन को हम यहां पे करते हैं, फिर आगे डिस्कशन लेके चलेंगे, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी है, राइट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि 2 ईयर का भी हमने शुरू कर दिया है कॉन्सेप्टर बैच। आप लोग इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, गुरुकुल 2 ईयर के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी हम शुरू करें, और आप लोगों को एक बैच लेना होगा आरएफआर का। आप सभी जो लोग 2024 में कौन कौन दे रहा है, 2024 में, उनके लिए एक आरएफआर बैच है जो उनके साथ उनको जुड़ना चाहिए, ठीक है। और वेबसाइट यूज कर रहे हो प्रॉपरली, www.ojang.com, ये वेबसाइट आपके लिए है, यूज करना शुरू करिए, आर्टिकल्स उस पर आते हैं।
और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस शुरू हुई? अभी नहीं, कल से आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। फिर चलिए, फिर लग जाइए। आपको कई टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, तो वहां से हम टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है? करंट अफेयर्स का, जनरल अवेयरनेस का, आपकी जीके कैसी है, इस सब चीज़ों को लेकर अभी आप कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इस पर हम शुरुआत करेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट हमारे हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू।